एक जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी का हाथ पकड़ता है और उसे एक झोपड़पट्टी में ले जाता है। वहां ले जाने के बाद एक जवान लड़के के हाथ में उसका हाथ दे देता है। ये बात देखते ही वो विधवा थी, क्योंकि उसके छोटे भाई की डेथ हो चुकी थी। वो विधवा महिला अपनी जेठ की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और वो कहता है कि तुम यहीं खुश रहोगी, तुम यहीं पर रहो। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हमारे सामने आई। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम मालती है, जिसकी बड़ी धूमधाम से शादी होती है और शादी उससे बहुत अमीर परिवार में होती है। वो परिवार इतना अमीर था कि वो लोग बहुत शान और शौकत से जिया करते थे। यही मालती का जो मायका था वो इतना अमीर नहीं था, लेकिन वो भी नॉर्मल तरीके से रहा करते थे। मालती शादी कर बहुत खुश होती है। मालती की अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में इतना प्यार उसे मिलता है कि वो सारे दुख, सारी चीज़ें भूलकर अपने ससुराल में मगन हो जाती है। बहुत अच्छे से रहती है। लगभग 1.5 साल तक कोई भी कमी नहीं होती है। मालती का पति उसे बेहद प्यार करता है और इनका खुद का बिजनेस था। जब ये लोग यहाँ से आते जाते तो एक दिन जो मालती का पति है वो इस दुनिया से चला जाता है एक दुर्घटना में। जैसे ही ये दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटता है तो यहाँ पर ढाल बनकर जो जेठ है वो खड़ा हो जाता है, यानी कि परिवार का बड़ा बेटा। परिवार का बड़ा बेटा एक अहम भूमिका निभाता है। ये अपने छोटे भाई की जो पत्नी है उससे कहता है कि बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो और आज से तुम इस परिवार को अपना मायका समझो। तुम्हारे पति इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम इस घर में रहोगी बेटी बनकर और तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इससे उसे थोड़ी तसल्ली आती है। लड़की के मायके वाले भी ये चीज़ देखकर थोड़ी उन्हें शांति मिलती है कि चलो हमारी बेटी का कोई तो सहारा है, और अब ये बहुत अच्छे से यहाँ रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे 1 साल इसे रहते रहते हो जाता है, लेकिन कभी कभी लड़ाई माँ बेटी में भी हो जाती है, बहन भाई में भी हो जाती है। और ये तो फिर भी देवरानी जेठानी थी। जो जेठ था वो अपने काम पर था, अपने ऑफिस में था, और यहाँ घर में जो जेठानी है वो और देवरानी की, यानी कि उस लड़की मालती की लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई होती है, बातें दोनों तरफ से कही जाती हैं और एक तरफ से कहा जाता है, जो जेठानी है वो कहती है कि तुम अब सगुनी हो, तुमने अपने पति की जान ले ली, तुम उसके जीवन में नहीं होती तो शायद वो नहीं जाता। अब तक बहुत छोटी मोटी लड़ाई होती, लेकिन ये शब्द नहीं कहे जाते थे, जिस वजह से मालती कोई भी दुख नहीं मनाती थी। लेकिन आज उसका अंतर्मन टूट चुका था और आज वो अपने परिवार को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। वो वहाँ से अपने मायके के लिए निकलती है और निकलने के बाद पीछे से उसकी जो जेठानी है वो उसे रोकना चाहती है, क्योंकि गुस्से में फूल नहीं बिखरते, लड़ाई में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर अब वो मजबूर हो जाती है और उसे रोक नहीं पाती। जेठानी तुरंत अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जी यहाँ से चली गई हैं, शायद अपने मायके गई हैं, आप जाओ ना, उन्हें ले आओ। यहाँ पर जो जेठ अपनी पत्नी को काफ़ी बातें सुनाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है उसका दुख कितना बड़ा है और तुम उससे लड़ रही हो। ये बात वो सुनकर चुप रह जाती है। जेठ अपने ऑफिस से सीधा उसके मायके पहुँचता है, लेकिन दोस्तों, जब वो उसके मायके पहुँचा तो मालती वहाँ पर नहीं थी। वहाँ वो देखता है, उसके माता पिता से पूछता है कि मालती कहाँ है। वो कहते हैं कि मालती अपने ससुराल होगी, तुम्हारा कैसे आना हुआ। उसे बिठाते हैं, उसके लिए चाय पानी बनाते हैं। वो पूछता है कि बस आ गया था मैं, क्योंकि वो वहाँ पर बात को संभालता है। वो समझ चुका था कि मालती यहाँ नहीं आई तो अब कहाँ गई होगी। अब वो वहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए आ गया था, मुझे लगा था कि शायद यहाँ आई होगी, शायद वो मार्केट गई होगी। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो बाहर बात करते करते जाता है और उसके बाद जब अंदर आता है तो कहता है कि देखो, मालती घर पर ही है, वो मार्केट गई थी, मेरा शक सही था। यानी कि लड़की के माता पिता को वो नहीं बताता है कि मालती घर छोड़कर चली गई है। वो वहाँ से आता है, निकल तो आता है, लेकिन रास्ते में अब उसे चिंता सताने लगती है कि मालती ना तो मायके में है ना ससुराल में है, और मैंने तो बड़ा भाई बनकर उसकी जिम्मेदारी ली थी, आखिर गई तो गई कहाँ। यही चीज़ सोचता आता है। अब उसके उस रूट पर वो 2 चक्कर लगाता है। वो खुद की गाड़ी से था, वो जहाँ से बस में बैठी थी वहाँ पूछता है। वहाँ पर पता लगता है कि हाँ, यहाँ से एक महिला बैठी तो थी। अब उसके बाद जहाँ उतरनी थी वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर एक लड़की आई थी, वो उसका हुलिया बताता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि फलों की रेहड़ी लगाए खड़ा हुआ था, वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर एक महिला आई तो थी,
करीबन काफ़ी समय पहले, और वो जब आई थी तो यहाँ पर उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही जेठ को पसीने आ जाते हैं। वो पूछता है कि फिर कहाँ गई वो, तो वो बताता है कि मेरे ही साथ का एक लड़का जो कि उस बस्ती में रहता है वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया है और अभी तक वो लौटा भी नहीं है। इस बात को सुनकर और कहता है कि अभी तो उसकी यहाँ पर रेहड़ी भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो पूछता है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है कहीं पर, कितना नज़दीक है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। पहले वो सरकारी हॉस्पिटल्स में पता करता है, लेकिन कहीं भी मालती नाम की कोई पेशेंट नहीं थी, कोई भी एक्सीडेंटल ऐसा केस नहीं था जो उस वक्त का हो, क्योंकि उसे वक्त एग्जैक्ट पता था। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखता है तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, जिसे वो देखता है और कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा पेशेंट आया था। तो उसे रिसेप्शन से पता चलता है। वो अंदर जाकर देखता है तो मालती बेड पर लेटी हुई है, उसके पैर में प्लास्टर हो रहा है और वो चुपचाप लेटी हुई है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो मालती की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, उसकी भी आंखों से आंसू छलकते हैं और वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि बेटा ये सब क्या हो गया। वो कहती है कि भैया आप को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझसे दीदी ने ऐसे ऐसे कहा था, इसीलिए मैं रुक नहीं पाई, मैं मजबूर थी, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर पाई। वो कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी भाभी भी परेशान है। जिठानी के लिए कहता है कि वो भी बार बार माफ़ी मांग रही है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, उसी ने मुझे फ़ोन किया है। वो ये बातें कर रहे थे, इतने में ही वहाँ पर वो जो रेहड़ी चलाता था, जो इसकी फलों की रेहड़ी थी, वो आ जाता है, जिसका नाम संतोष था, जिसे अभी तक मालती ने कुछ नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर मालती को उसके बारे में काफ़ी बातें पता थी, क्योंकि जब भी वो बेहोश पड़ी हुई थी, यानी आंखें बंद करके चुपचाप पड़ी हुई थी, उस समय उसके दोस्त आते और कहते कि इसके कपड़ों से लग रहा है अच्छे परिवार से है, तू अपने पैसे क्यों खर्च कर रहा है, तूने अपने रोज़गार का साधन भी बेच दिया। दरअसल उसने अपनी रेहड़ी को बेच दिया था और रेहड़ी बेचने के बाद ही वो वहाँ पर उसे इलाज करवा रहा था। उसके इलाज में करीबन 30 से 40 हज़ार रुपये लग चुके थे। अब यहाँ पर वो उसके हाथ में खाना था, मालती सब कुछ जानती थी। वो खाने को देखकर वो पूछता है कि भाई आप कौन, तो वो बताता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं इन्हें यहाँ लेकर आया था। इस बात को सुनकर वो उसका बार बार धन्यवाद करता है और कहता है कि तुमने हमारे परिवार की लाज रख ली, तुमने हमारी बच्ची को बचा लिया। अब मुझे ये बता दो तुम्हारा खर्चा कितना आया है। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था उसका केयर करते करते। अब वो मना कर देता है। तो यहाँ पर जेठ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। वो डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर अराउंड 40 हज़ार का खर्चा बताता है। यहाँ पर जेठ वापस आता है और आने के बाद अब उसे 50 हज़ार की एक गड्डी देता है और कहता है कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उसका डिस्चार्ज का समय हो चुका था। उसे डिस्चार्ज कर जेठ अपने घर ले जाता है। घर ले जाता है तो जब वो जा रहे थे तो मालती उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी, इधर संतोष भी उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। दोस्तों संतोष के बारे में बता दूं, संतोष बिना पिता का बच्चा था। उसके जो पिता हैं उनकी बचपन में डेथ हो चुकी थी। उसकी माँ ने अकेले उसे पाला था। पहले तो उसकी माँ का सपना था कि इसे पढ़ा लिखा कर नौकरी लगाऊंगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी पढ़ाई होती है तो माँ बीमार हो जाती है। अब बीमारी में भी पैसा लगता है तो बेटे को मजबूरन एक फलों की रेहड़ी लगानी पड़ती है, जिससे अपना रोज़मर्रे का खर्चा वो चलाता है। और अब वो एक छोटी सी झोपड़पट्टी में एक छोटे से घर में रहा करता है। अब यहाँ से ही चले जाते हैं। जेठ दोनों की नज़रें देख रहे थे। घर जाकर मालती जाती है तो जेठानी माफ़ी मांगती है और रहने लगती हैं। सास भी कहती है कि बेटा ऐसे नहीं जाते, लेकिन क्या करें, दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाईबाजी थी तो सास कर क्या सकती थी। अब ये घर में रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन अब जो हंसी पहले मालती के चेहरे पर थी वो नहीं होती है। मालती काफ़ी उदास रहा करती और उदासी का कारण अब जेठ पूछता है कि बेटा तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता। लेकिन मालती कहती है कि भैया कोई परेशानी नहीं है, मैं रह तो रही हूँ। लेकिन अब जेठ भांप चुका था। अब जेठ अपनी जो छोटी बहन बना रखी थी उसे लेता है, गाड़ी में बिठाता है और उस झोपड़पट्टी में ले जाता है जहाँ पर जो लड़का है संतोष वो रहा करता था। वो अपने घर में ही था और यहाँ पर अभी वो फलों की रेहड़ी लगा चुका था। और ये शाम का वाक्यांश था जब वो अपने ऑफिस से आ चुका था और ये भी अपने घर अपनी फलों की रेहड़ी को लगाकर आ चुका था। ये इसे घर में ले जाता और कहता है कि तुम संतोष के साथ खुश रहोगी, ये मुझे पता है। इस बात को सुनकर मालती उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखती है, लेकिन अब वो संतोष से पूछता है कि क्या तुम मेरी बहन को अच्छे से रख सकते हो। संतोष
हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि संतोष को भी कहीं न कहीं मालती से प्यार हो गया था और इसीलिए वो पैसे नहीं लेना चाह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो अच्छे इंसान होते हैं वो लोगों की दिलों की बातों को समझते हैं। यहाँ पर मालती के जेठ ने सब कुछ समझ लिया था। अब वो कहता है कि बेटा तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं पहले संतोष को लायक बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी शादी कराऊंगा। लेकिन आज से तुम खुश रहोगी, मुझे तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मालती खुश हो जाती है। मालती चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है और यहाँ पर ये लोग बात भी कर लेते हैं। तो जो संतोष है उसकी माँ भी हाँ भर लेती है और अब ये संतोष को अपनी कंपनी में जॉब देता है। पहले एक छोटी जॉब देता है, लेकिन उस काम को बड़े दिल से करता है। लगभग 15 दिन देखने के बाद उसे एक बड़ी पोस्ट देता है, एक फ्लैट देता है और एक गाड़ी देता है और कहता है कि देखो अब मैंने ये चीज़ें दे दी हैं, लेकिन इस बिज़नेस को सीखो और एक छोटी सी ब्रांच तुम अपनी भी खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब वो उन दोनों की बहुत शांति से शादी करवाते हैं। भाईचारा, अड़ोस पड़ोस देखकर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि परिवार हो तो ऐसा। अब उसके बाद शादी के बाद वो उस फ्लैट में रहने लगती है और धीरे धीरे अब संतोष का भी एक छोटा सा बिजनेस खुलवा दिया जाता है। संतोष अपनी माँ, अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश रहा करता और इधर उसे 2 बच्चे हो जाते हैं और आज वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और अपना बिजनेस अच्छे से वो रन कर रहा है। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे परिवार की जिसने अपनी विधवा छोटे भाई की पत्नी का इतना ख्याल रखा, जेठ ने उसके जीवन को संवार दिया। यहीं पर अगर कोई ऐसा परिवार होता ना जो झूठी सानवान आन में जीते हैं, वो शायद इन चीज़ों को नहीं सोचते। लेकिन ये एक सच्चा इंसान था जो गांव में इधर उधर बहुत लोग मानते थे इसकी बात, और जब से शादी करवाई है तब से और लोग भी बहुत राय लेने लगे हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस जेठ की, जो कहते हैं ना इस कहानी में इसका नाम भी नहीं है और इन्होंने स्पेशली बोला है कि मेरा नाम आगे नहीं लिया जाए, लेकिन जिन लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है वो समझ चुके होंगे ये कहानी कहाँ की है। बाकी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, ये जो मेरा पहला चैनल था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए आज से इस चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इस पर भी अपना ऐसे ही प्यार दिखाएं, ऐसे ही वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपना बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम शायद पीछे से बहुत सारे पेजेस में आई हैं, तो उनमें मेरा पेज भी आ गया है। तो अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।